बढ़िया, तो ऐसा करते हैं, एक बार कल जितनी चर्चा हुई है उसमें एक बार स्वनिरीक्षण पूर्वक देखिए कि फाइनली आपके निष्कर्ष क्या आ रहे हैं। कल दिन भर की चर्चा अपने परिवेश में भी देख सकते हैं, अपने आसपास भी देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपनी जिंदगी को केंद्र में रखें और उस रोशनी में देखें कि मैं कैसा जी रहा हूं, जीना किसको मान रहा था, कहाँ गैप्स हैं, फिर कैसे उसको एड्रेस करेंगे। आज से शुरू करेंगे, तो एक बार लिख डालिए कल दिन भर की चर्चा में क्या समझ में आया। हाँ जी, कॉपी पेन अब सभी के पास हैं, नहीं होंगे तो बता देंगे। क्या कुछ लोग आज भी आए? कहाँ से? हाँ जी, पीछे लाइट कम है, थोड़ी पीछे की लाइट जला लें। उस भाव से विचार करता है कि आज मैं अपने अध्यापक के लिए कुछ काम करूं, कार्य करूं, तो फिर वो अगले दिन अपना गृह कार्य करके अपने अध्यापक को ले जाकर दिखाता है। ऐसे ही जो अध्यापक है वो बच्चे में भाव आए, फिर उसके अच्छे विचार आए अध्यापक के लिए, और फिर उसने अपना गृह कार्य किया या अपनी पढ़ाई की और फिर वो अगले दिन वापस स्कूल गया। और जैसे ही, लेकिन यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो लिया गया अध्यापक के द्वारा। जो अध्यापक ने कार्य किया और कार्य करने के लिए उस अध्यापक ने अपने भाव रखे अपने कार्य में, अपना कार्य अच्छे तरीके से सच्चे मन के साथ किया, तभी जाकर उस बच्चे को लगा कि मेरा टीचर मेरे ऊपर बहुत मेहनत कर रहा है। और उसके जो टीचर के जो विचार थे और जो उसके भाव थे अपने कर्तव्य के ऊपर, वो उसके अच्छे विचारों से है जो उसने सही समय पर लिए थे, कभी अपने सही समय पर कि मुझे बच्चों को आगे पढ़ाना है, तो उसके अच्छे विचार थे, तभी उनके वो भाव आए अपने कर्तव्य में और वो कर्तव्य उन बच्चों में ट्रांसफर हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे समझ आया, ये भाव विचार कार्य या विचार कार्य भाव, ये एक साइकिल है जो मनुष्य से मनुष्य में ट्रांसफर किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो लेकिन कुछ तो है जो उन भावों को उत्पन्न कर रहा है। तो ये द्वंद्व भी चला कि विचार पहले भाव बाद में, तो इस पे अभी तो सहमत नहीं हुए कि पहले भाव या पहले विचार। तो जहाँ तक मैं इस पे थोड़ा चिंतन भी चला कि हाँ, पहले कुछ अंदर होगा तभी तो वो भाव उठेगा। तो यही कहना चाहूँगा कि विचारों को हम इसमें पहले रख सकते हैं, भावों को बाद में। तो ये मेरा जो, देखिए एक काम और कर सकते हैं, पढ़ना है और फिर बाद में पैसे के लिए सोचना है, थोड़ा लिमिटेड होते जाता है। तो फिर से एक बार जिंदगी मौका देती है कि जितने भी प्रश्न हमारे कभी जिंदगी में उठे थे या इस दौरान उठ रहे हैं, कम से कम 24/7 जितने भी क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं, कॉपी के बैक साइड में लिख डालिए। उन क्वेश्चंस को जाने मत दीजिए। उसी क्षण आंसर होता है कि नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी में उठने वाले क्वेश्चन हमारी जिंदगी में समझने का रास्ता प्रशस्त करते हैं, समझने की राह बताते हैं कि किधर जाना है। तो एक निवेदन आप सभी से ये है कि जितने भी क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं, सोते जागते, रात को भी आ जाता है, बत्ती जला के कॉपी में लिख के छोड़ दो, है ना। इन 7 दिन के दौरान बाय द वे आंसर नहीं मिलेगा तो बाद में मिलेगा, लेकिन कम से कम अपने क्वेश्चंस तो आपकी कॉपी में रहे कि हाँ, ये क्वेश्चन है जो मुझको एड्रेस करने की जरूरत है। तो लगातार इस प्रक्रिया को हम कर सकते हैं। हाँ जी, और माइक। कल 2 टॉपिक थे, उसके अंदर में जैसे आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, और इंद्रियों से हम सुख लेने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, ये 4 टॉपिक रहते हैं। ये प्रॉपरली समझ आया। दूसरा जो जीने के प्रति था कि भाव और विचार से ही जीना होता है, और भाव और विचार कैसे हैं उससे आगे की चीज़ें प्रभावित होती हैं, ये सीधा सा था। तो इसमें क्या रहता है कि जब तक हम स्वयं के अंदर विश्वास से परिपूर्ण नहीं होंगे, जब तक हमारे भाव और विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा,
तब तक वो स्वयं के प्रति विश्वास नहीं आएगा, और जब तक स्वयं के प्रति विश्वास नहीं आएगा तो संबंधों में, परिवार में या समाज में ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज। दूसरी चीज मुझे जो समझनी थी कि कल एक टॉपिक हुआ था कि भाव से विचार है और विचार के बाद में कार्य व्यवहार है, ये नॉर्मल स्पीड है, सामान्य है, सभी के अंदर चलता है। दूसरी चीज है कि सामने से समझ के थ्रू एक विचार रखा आपने और उस विचार को हमने सुना, फिर उस पर मनन किया, फिर समझ आया, समझ आने के बाद में फिर उससे विचार उत्पन्न हुआ और वैसा कार्य व्यवहार हुआ। तो इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे। थैंक यू। और लेकिन हमने आसपास कुछ ऐसे लोगों को भी देखा था जो समाज की एक तरह से भलाई में लगे हुए हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसको जीना मानकर बैठे थे। मतलब संवेदनशीलता को हमने जीना मान लिया था। वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन कल क्लियर। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही बहुत बड़ा। एड्रेस ही गलत है तो आपके प्रयास कितने भी सही पहुंचने वाले तो नहीं। एक बार एड्रेस प्रॉपर हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और किसी का ध्यान अपनी जिंदगी दोबारा से भी रिकैप किया कि भाव और विचार, और उसके बाद उससे हमारा कार्य व्यवहार प्रभावित होता है और उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। मगर ये भाव और विचार हर व्यक्ति के लिए हमारे मन में समान रूप के नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत, और स्पेशली जैसे कि अपने ही दुख देते हैं, वहीं से हमें पीड़ा भी होती है। तो वहां से इतने सारे ऐसे इंसिडेंट किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो जाते हैं कि आपका उनके साथ में वो कनेक्ट नहीं हो सकता जो आप सोचते हैं कि शायद सबके साथ आप बिठा पाए। ऐसी सिचुएशन में आप, क्योंकि आपको एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सपेक्टेशन एक मूल रूप, ये मेरी थिंकिंग है, गलत भी हो सकती है, कि एक्सपेक्टेशन आपकी मूल रूप में बनी रहती है हर रिलेशनशिप में। वो एक्सपेक्टेशन अगर वो मूल रूप से बनी रहती है हर मनुष्य के अंदर, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर अपने रिलेशनशिप में क्यों नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या संभाव सबके प्रति बना रहे, ये कहाँ तक संभव है? शिकायत है उसके लिए ना गाली अच्छी या बुरी चीज है, ना उसके लिए अच्छा और बुरा उस सेंस में जो पहचानता है उस सेंस में नहीं है। हाँ, वो अपने साथ अन्याय नहीं चाहता है, भाषा आते ही वो क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। तो कुछ चीजें हैं जो बच्चे में मौलिक रूप से हैं, जो सभी बच्चों में समान रूप से उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक बच्चा धीरे से मम्मी को पहचानता है, धीरे से पानी को पहचानता है, धीरे से खाने को पहचानता है, धीरे से सुसु पोटी के टाइम को पहचानता है। इसका अर्थ है क्या? इसका मतलब कहानी कहां से शुरू हो रही है? कहानी विचार से भाव में जा रही है कि भाव विचार के रूप में व्यक्त हो रहा है? कहानी विचार पूर्वक मैं किसी भाव को मैं आंखों से देखता हूं कि ये एक व्यक्ति है जो बार बार मेरा केयर कर रहा है। आदमी भी देखता है, पशु भी देखता है, और उस व्यक्ति को मैं अलग तरीके से पहचान लेता हूं। इसका मतलब है कि किसी चीज को मैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन ग्रहण करता हूं। ये इंफॉर्मेशन विचार पूर्वक ही मुझ में आती है, विचार पूर्वक ही कोई चीज मुझको स्वीकार होती है। एक बार मैंने किसी को माँ के रूप में पहचान लिया, अब वो मेरे पास पहले से भाव स्थिर है, स्वीकारा हुआ है। जो मैंने विचार पूर्वक स्वीकारा, अब वो मेरे भीतर स्थिर है कि मैंने किसी को माँ के रूप में स्वीकार रखा है। अब जब मैं प्रस्तुत होता हूं तो भाव विचार में कन्वर्ट होकर प्रस्तुत होता है। तो समझने की प्रक्रिया में हम विचार पूर्वक भाव तक पहुंचते हैं, समझाने की या व्यक्त होने की प्रक्रिया में भाव ही विचार पूर्वक व्यक्त होता है। देखो, इसमें ना सुनने सुनाने से काम नहीं चलता है, आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जिस क्षण आप अपने में भाव और विचार को क्रिया के रूप में पहचान पाते हैं, उस समय से वो संकट मुक्त हो जाता है। हाँ, ये हो रहा है। तो ऐसा हमको जो भी कुछ कहा जा रहा है, मैं विचार पूर्वक, मैं अपने भीतर जो समझ है, भाव है, उसको विचार पूर्वक व्यक्त करता हूं। आप उसको कान से सुनते हैं। सुनने से यदि आपको उपयोगी अपने काम की लगती है तो आप उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के क्रम में आप स्वनिरीक्षण पूर्वक उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा मेरे अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कन्फर्मेशन हो गया और वो भाव के रूप में स्थिर हो गया। ठीक हो गया?
तो ऐसा हम अपने भीतर देख सकते हैं कि नहीं, इसमें कोई झंझट है? मैं जब भी किसी नई सूचनाओं को ग्रहण करता हूं, किसी नई इंफॉर्मेशन को लेता हूं, किसी नई चीज को स्वीकारता हूं, तो विचार पूर्वक ही मुझ में जाएगा। तो जाने का दरवाजा भी विचार है, आने का दरवाजा भी विचार है। फिर सारा उसको खोल देंगे। अभी कम से कम अभी हम चल पाए, ये बात क्लैरिटी में हमारे आ जाए कि यार हम 7 दिन में करने वाले क्या हैं। तो कल ऐसा क्या है जो हमारे भाव जग जाए और हम इसको अपना मान लें? मतलब ये तो काम कर रहा है, इसको देख रहे हैं, हमारी फीलिंग कहाँ गई? जो हम फीलिंग की बात करते हैं, तो अब इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। मैं तो मतलब एक शिक्षक होने के नाते मैं बच्चों को भी बताता हूँ कि भाई देखो, तुम बैठे हो इस कमरे में, तो ये लाइट है, हालांकि ये पंखे की बात हो रही है, पंखे में जो श्रम लगा है बनाने में और जो उसमें जो उनकी जो मानव श्रम लगा है, तो करेक्ट, उसके भी आगे चर्चा करें। अभी जहाँ चल रहे हैं वहीं चलो, बोर्ड के साथ चलो। तो इसको इसका इतना ही फर्क है कि मेरा घर और पड़ोसी के घर मैंने कैसे, अपने घर का कचरा हम रोड पे फेंक ही देते हैं, चाहे दूसरे के घर के सामने फेंक सकते हैं। तो इससे समझ में आता है कि आपकी स्वीकृतियां कैसी हैं। तो जिस चीज को हमने अपना माना है, स्वीकारा है, स्वीकारना ही भाव है, स्वीकारना ही भाव है। तो जैसा मैंने स्वीकारा है, किसी को दोस्त के रूप में स्वीकारा है, किसी को दुश्मन के रूप में स्वीकारा है, किसी को अपने के रूप में स्वीकारा है, किसी को पराई के रूप में स्वीकारा है ना? इतनी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, सब में आग लग जाए, आपको कोई दिक्कत है? पंखे के प्रति क्या स्वीकारता है? अरे पंखे नहीं हो, एक समझ लो, बाकी सब समझ में आता है। तो जल जाए, बोले जल जाए, क्योंकि आपको होता है मेरी तो यहाँ खड़ी नहीं है, मेरी तो बाहर खड़ी है। और फिर पता चला दोस्त ले गया था, उसने लाके इसी में खड़ी की थी और मेरी जल रही है। तब क्या होगा? तब भाव बदलेगा, तब आप चिल्लाना शुरू करोगे। तो इसका मतलब है कि जब तक मैंने ये स्वीकारा नहीं है कि चीज मेरी है, उसके साथ मेरा भाव जुड़ गया, स्वीकारना ही भाव है। सर, भाव के ना मैं 2 मीनिंग देख पा रहा था। हाँ, एक है कि भाव समझ, जो आपने बताई। हाँ। और आम भाषा में भाव का जो मतलब मैं ले रहा था वो था फीलिंग। तो फीलिंग और समझ, तो जैसे हम कह रहे थे भावुक होना, हाँ, तो समझदार होना अलग हो गया, भावुक होना। बिल्कुल। तो वो जो 2 मीनिंग आ रहे इन दोनों मीनिंग में भी प्रक्रिया एक ही है। जिसको हम भावुकता कह रहे हैं, इसका मतलब है उसको हमने जैसा है उससे अधिक स्वीकार लिया है। समझ का मतलब है जैसा है वैसा स्वीकार लिया है। और संवेदनहीनता का मतलब है जैसा है उससे कम स्वीकार लिया है। तो वस्तु जैसा है एग्जिस्टेंस में, मैंने वैसा उसको स्वीकार लिया है, इसका नाम समझ है। जैसा है उससे ज्यादा मान लिया है, इसका नाम भावुकता है। और जैसा है उससे कम मान लिया है, इसका नाम संवेदनहीनता है। ऐसा कुछ नाम हम दे सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया तीनों में एक ही है। सारी घटना स्वीकारने, ना स्वीकारने, कम स्वीकारने, ज्यादा स्वीकारने की कहानी है। इसका मतलब है जो आपने कहा कि समझ, इसका मतलब है जैसा है वैसा स्वीकार सकूं, इसका नाम समझ है। लेकिन जिसको हम फीलिंग बोले, भाव बोले, भावुकता बोले, कहानी उतनी है कि मेरे स्वीकारने का मामला है, उसमें ओवर इवैल्यूएशन हो गया है, अंडर इवैल्यूएशन हो गया है ना? तो उसके हिसाब से फिर भावुकता या कुछ भी अतिरिक्त भाव का अतिरिक्त हो सकता है। कहानी उतनी है। टेक्निकली पहले ये पकड़ लें कि हो क्या रहा है, फिर उसके बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, उनको हम देख लें। तो मूल कहानी, यदि भाव की बात करेंगे तो मूल कहानी अपने तक पहुंच रही है कि नहीं? भाव की स्वीकृति भाव है, कितने लोगों तक पहुंचा? भाव की स्वीकृति भाव है, मेरे को भाव पकड़ में आ रहा है। और भाव का विश्लेषण विचार है। सिंपल सी बात है। अभी के लिए इतना, जितनी गहराई में आप जा सकते हो उतनी गहराई में जा सकते हैं, जितने डिटेल में आप जितने क्वेश्चन ला सकते हो उतने लाओ, पूरी ताकत लगाओ। अनुसंधान का आश्वासन है कि आपको आंसर मिलेगा। इससे खुली सभा नहीं हो सकती कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जो भी कहा जा रहा है उसको आपको मानने की आवश्यकता नहीं है, और आप जहां से क्वेश्चन ला सकते हो आप ले आओ, आपको आंसर मिलेगा। इससे खुलापन तो नहीं हो सकता।
समझने के लिए, समझने की जिम्मेदारी के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि बोर्ड के साथ चलते रहें। बोर्ड से आगे चलेंगे या पीछे चलेंगे तो बात पकड़ में नहीं आएगी, है ना। मैंने पहले भी बहुत शुरू में याद दिला दिया है सारा, ताकि आपका समय खराब ना हो और हम कहीं पहुंच पाए। धन्यवाद। आगे बढ़ें। कहाँ पहुंचे? भाव और विचार को लेके अभी के लिए क्लैरिटी बन गई, आगे और बनेगी। 7 दिन इसी पे चर्चा करना है अब। हाँ जी, और बताइए, कल दिन भर की चर्चा को लेके क्या निष्कर्ष अपने भीतर आया? अपनी जिंदगी में झांक के देखा तो क्या क्या दिखाई दे रहा था? नमस्ते सभी को। एक चीज जो और पकड़ में आई थी वो ये था कि हम इंद्रियों में ही सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये परिवर्तनशील है, और सुख हम चाहते हैं स्थिर, तो वही कॉन्फ्लिक्ट बनता है, तो उससे वो हो नहीं पाता। थैंक यू। तो अच्छा लगना और अच्छा होना को हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। जैसे आप अच्छे लग रहे हो तो आप खुश इतने में ही खुश हो जाते हो। अगला सेंटेंस अभी आया नहीं, आप अच्छे हो नहीं। क्या मतलब हुआ? आप अच्छे लग रहे हो। क्या अच्छा लग रहा है भाई? आपका शरीर अच्छा है, आपका नैन नक्श अच्छा है, आपके कपड़े ठीक ठाक लग रहे हैं, पर आप अच्छे हो नहीं है। इसका मतलब है कि अच्छा लगना शरीर से जुड़ा हुआ है, अच्छा लगना टेम्परेरी है, अच्छा होना जीवन से जुड़ा हुआ है, जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जीने से जुड़ा हुआ है, वो परमानेंट है। तो मैं अच्छा हो जाऊं, तो अभी हमारा ज्यादा प्रयास अच्छा दिखने की तरफ है कि अच्छा होने की तरफ है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। दिखने की तरफ है। होने की तरफ हो जाएगा तो जिंदगी घर ऐसे नहीं रहेंगे जैसे अभी दिखते हैं, फिर अपनों से दुख नहीं पाएंगे। आओ, तो अभी तो अच्छा दिख जाऊं, प्रेजेंटेबल कैसे हो जाऊं, और सामने वाला मेरे को देख के बेहोश कैसे होगा। शादी में क्या करते हैं? सामने वाला हमको बेहोश करने की कोशिश कर रहा होता है, हम उसको बेहोश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और दोनों का किराए का हो सकता है। आजकल तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी खूब चलने लगी ना, रेंटल भी खूब चलने लगे, लहंगे भी रेंटल आते हैं। सो मैं योगेश है दिल्ली से जी। तो आपने ही वो फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चे वाला मैं लेके बात कर रहा हूँ। तो बच्चे का तो जैसे भाव बनना शुरू होता है, तो वो विचार आया कि अच्छा ठीक है, इसके बाद ये मेरे को ये आदमी मेरे लिए ठीक है, ये ठीक नहीं। तो ये मेरे को ये समझ आ रहा है कि भाव और विचार का जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आगे इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों प्रोसेस चलेंगे। आपका यहाँ पे बुद्धि आपको दी है भगवान ने, तो आप जैसे बड़े होते जाते हो आपके विचार आते रहते हैं, उससे आपके भाव बनते रहते। अच्छा, माँ बाप स्कूल में लेके गए बच्चे को, बोला ये तेरी क्लास है, ये तेरी टीचर है, तो विचार कहाँ से आया? माता पिता से आया, उसके बाद भाव बना। तो ये इनवर्ड, ये तो कंटिन्यूस विशेष साइकिल। बिल्कुल। तो यदि ये जिंदा रहने के धरातल पर है तो ये विशेष साइकिल में बदल जाता है, यदि ये जीने के धरातल पर है तो ये जिंदगी दे देता है। तो टेक्निकली काम उतना ही है कि जब इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है तो विचार पूर्वक अंदर जा रही है, विचार पूर्वक बाहर आ रही है। भीतर में जिन चीजों को मैंने स्वीकार लिया है, इसका नाम भाव है ना। धीरे से समझेंगे, आप मेल भी नहीं हो, फीमेल भी नहीं, ये माना हुआ है। मैं ना मेल हूं ना मैं फीमेल हूं, बीच वाला भी नहीं। मैं सोचने समझने की मशीन, वो सोचने समझने की मशीन मेल या फीमेल नहीं है। इसलिए पुरुषों को ज्यादा सम्मान की जरूरत है कि महिलाओं को? दोनों को। पुरुष जल्दी समझेगा कि महिलाएं? गोरा जल्दी समझेगा कि काला? कौन सा कंट्री पहले समझेगा? तो इसमें कुछ नहीं बोल सकते। शिक्षित पहले समझेगा कि अशिक्षित? जो ध्यान देगा वो समझेगा। इसमें पीएचडी होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पद वाला समझेगा कि बिना पद वाला समझेगा, है ना। और सामाजिक कार्यकर्ता समझेगा कि सामान्य समझेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना ध्यान दे पाते हैं, कितना सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं, कितना कंक्लूड कर पाते हैं, अपने कंक्लूजन को कितना स्वीकार पाते हैं,
20 साल में हम खूब देख रहे, एक से एक लोग आते हैं, और जिसके लिए हमको लगता है कि ये तो देर से चलेगा वो पहले चल देता है, और जिसको लगता है तो तहलका मचा देगा वो गायब हो जाता है। तो जीवन की महिमा अलग, जब हम जीवन को देखते हैं, जिंदगी को देखते हैं, जीने को देखते हैं, तो वो अलग तरह से व्यक्त होता है। अभी हमारे आदमी को जज करने के पैमाने एकदम अलग हैं और जिंदगी के पैमाने एकदम अलग हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे वर्तमान पैमाने के हिसाब से हमको तृप्ति नहीं मिल रही है। दूसरों को बताने के लिए बहुत कुछ है, अकेले में बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि भीतर की तुरंत मोबाइल उठा लेंगे, तुरंत कोई, अकेले हम नहीं बैठ पाते। अकेले ना बैठ पाने का इतना ही मतलब है कि अपने को फेस करने की हिम्मत नहीं है। अकेले बैठते ही आपको लगता है मोबाइल उठा लूं, आपको लगता है टीवी ऑन कर लूं, आपको लगता है किसी से बात कर लूं। एक दिन सुबह से शाम तक घर में अकेले बैठो, नाश्ता करो, शांति से अकेले सोफा पे बैठ जाओ। अब तो 1 बजे तक फुर्सत है, 1 बजे खाना खाएंगे, 4 घंटे बस शांति से बैठो, देखो कैसा फील होता है। कोई फोन नहीं, मैगजीन नहीं, टीवी नहीं, व्यक्ति नहीं, केवल अपने साथ बैठ के देखो। तो धीरे से हमारा ध्यान इस बात पे जाएगा कि उस समय मैं भाव और विचार को फेस कर रहा हूं, और भाव और विचार में इतना गड़बड़ है कि उसको फेस करते नहीं बन रहा है, तुरंत बेचैनी होती है, तुरंत शिफ्ट करो इसको। तो भाव पहले ये क्लैरिटी हो जाए कि 24/7 मेरा सारा सुख दुख मेरे भाव और विचार की स्थिति पे निर्भर करता है, और मैं दूसरे से बात भी करता हूं तो मेरा भाव और विचार ही व्यक्त होता है। मैं नेचर के साथ में घर में कोई काम करता हूं तो भी मेरा भाव और विचार ही व्यक्त होता है। भाव और विचार आवश्यकता अनुसार व्यक्त होता है, लेकिन अपने में 24 घंटे बना ही रहता है। उसमें जो भी नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है उसी को मैं सुख दुख के रूप में महसूस करता। तो अभी कल की चर्चा में इतना ही निकल के आया कि मैं क्या चाहता हूँ, दुखी होना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ। तो मेरा भाव और विचार कैसा हो, हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो। मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो और सभी का सुखदायी हो जाए, इससे ज्यादा कोई काम करना नहीं है दुनिया में। दुनिया की जितनी प्रॉब्लम है वो आदमी के भाव और विचार की गड़बड़ी के कारण है। इसके अलावा दुनिया में और कोई समस्या है भी नहीं। तो पहले मुझको मेरे भाव और विचार पे अधिकार आ जाए कि हाँ ये स्ट्रीमलाइन हो सकता है, ये स्वनियंत्रित हो सकता है, मैं स्वानुशासित हो सकता हूँ। दूसरा भी होना चाहता है उसको भी हेल्प कर देंगे चाहेगा तो। हम किसी को समझा देंगे ये संभव नहीं है। कोई समझना चाहता है हम उसके लिए सहयोगी हो सकते हैं, हम किसी को समझा देंगे ये संभव नहीं है। हाँ जी माइक। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे स्वयं के प्रति विश्वास और हमारे भावों में स्थिरता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फैमिली में अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट आया तो थोड़ी देर के लिए हमारा भाव या विचार अस्थिर हो जाता है, जैसे आपने कहा कि उथल-पुथल हो जाती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है। और फिर क्योंकि हम दोबारा विचार करते हैं तो हमारे भाव में फिर से स्थिरता आ जाती है और लड़ाई नहीं होती, बस ये होता है कि हाँ थोड़ी देर हम उथल-पुथल रही लेकिन फिर से ठीक हो गया। तो क्या आप इस बात को कह रहे हैं कि जीना वह है कि वो उथल-पुथल बिल्कुल ही बंद हो जाए? उथल-पुथल ही ना, क्या ऐसा फाइनली वही है। हाँ, लेकिन इससे अच्छा है कि जैसे कुछ लोग रहते हैं ना, हमने तो सुना दिया था, मैं तो मुंह की मुंह पे सुना देती हूँ। नहीं तो ये जो बहादुरी है, इस बहादुरी से कुछ निकलता नहीं, आपके सारे रिलेशन चौपट हो जाता है। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप उसको उस समय बचा लेते हैं, थोड़ा झेल लेते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं। उससे अच्छा है कि आप उससे प्रभावित ही नहीं होते हैं। उससे भी अच्छा है कि आप दूसरे को भी हार्मनी से हैंडल कर पाते हैं। वही मैं पूछ रही हूँ कि अगर कभी हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, कभी कभी अपने में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है थोड़ा सा, तो क्या हम उसे जीना नहीं मानेंगे या नहीं? उतनी देर के लिए जीना गया, उतनी देर के लिए गया, ठीक है। और बाकी का हिसाब आपको देखना है। थैंक यू। तो सार क्या समझ में आया? दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है। तो दूसरा अयोग्यता करता रहेगा, उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लूं, कितने भी गोली आए झाड़ झूड़ के बराबर कर देंगे, गोली अपने तक ना पहुंचे, इतना ही हम कर सकते हैं। तो स्वयं के प्रति विश्वास संबंधों में पहने जाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है कि बाहर का कोई प्रभाव मुझ तक ना पहुंचे, है ना।
तो ठीक है, शुरू में पहुंचता ही है, शुरू में पता ही चलता है। इससे इतना ही पता चलता है कि मेरा स्वयं के प्रति विश्वास में कभी कमी है ना। तो इससे देखो, इस सब बातों पे ध्यान देने से ये भी समझ में आता है कि हमारे आसपास की कोई परिस्थिति हमको सुखी या दुखी नहीं करती है। हमारे आसपास की कोई भी परिस्थिति हमको सुखी या दुखी नहीं कर सकती है। मेरी मनस्थिति के कारण मैं सुखी या दुखी होता हूं। तो शनि की 7.5 भी आपको दुखी करने के लिए नहीं आती है। माइक। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि हम सही हैं या गलत हैं और तब भी हम समभाव बनाए रखें, ऐसा होता नहीं है। ये सब बातें हैं, ये सब कहने सुनने की बातें हैं, होता कुछ नहीं है। समभाव बनाए रखें, कहाँ समभाव बना रहेगा? समभाव का पता ही नहीं आपको, तो कुछ नहीं होता है। बस बाहर से थोड़ा सा ठीक ठाक बने रहते हैं, वो भी प्रेजेंटेशन जैसा है, अंदर तो हालत खराब है। इस मामले में महिलाओं को ज्यादा झेलना पड़ता है। पुरुष क्या है, पुरुष में संबंध की स्वीकृति महिलाओं की तुलना में कम है। महिलाओं में जन्म देने की घटना के आधार पर संबंध की स्वीकृति ज्यादा है। संबंध की स्वीकृति ज्यादा है और समझ नहीं है, इसका नाम झेलना है। संबंध की स्वीकृति ज्यादा है तो संबंध को निभाने की स्वीकृति ज्यादा है। पत्नी अपने परिवार के संबंध भी निभाती है, पति के परिवार के संबंध भी निभाती है, और पति का जहां उसको जितना ठीक लगता है उतना ठीक है, बाकी छोड़ के निकल जाता है। ऐसा सामान्य देखा जाता है। तो इसका मतलब है कि वो झेलती भी ज्यादा है। इसका मतलब है उसको समझने की आवश्यकता भी ज्यादा है। पुरुष को भी समझने की आवश्यकता है, लेकिन जर्नी हम सबकी अपनी अपनी ही रहेगी। हमारे बीच में ऐसे भी तमाम एग्जाम्पल हैं जहाँ पत्नियां फ्रंट सीट पे हैं, पति बैक सीट पे है, जहाँ पति फ्रंट सीट पे है, पत्नी बैक सीट पे है, जहाँ दोनों फ्रंट सीट पे हैं, दोनों बैक सीट वाले एग्जाम्पल मिल ही जाए। तो सभी तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं। तो इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद है नहीं, जर्नी है। हम सबकी अपनी कोई जर्नी है। अभी हमको शरीर की जर्नी का ध्यान है। जन्म होता है, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है। ये जो जीवन की जर्नी है, भाव और विचार की जर्नी है, भाव और विचार की क्वालिटी है, इसकी जर्नी पे हमारा बहुत ऑब्जेक्टिवली ध्यान अभी नहीं गया है। ऑब्जेक्टिवली उसको कैसे हैंडल किया जाए, इस पे हमारा बहुत ध्यान अभी नहीं गया। हाँ जी, आगे बढ़े। आवाज। अकेले बैठने से परेशानी हो जाती है, लेकिन जो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि अकेले बैठने से एक ऑटो मोड पे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है दिमाग में। हाँ, तो आप देखें क्या चल रहा है। वो तो फिर भी एक चल रही है चीज। दिक्कत कहाँ आती है, जब आप खुद सोचो कि डेलिबरेटली मैं कुछ खुद सोचूं, वो मुश्किल काम है। उससे भाग, वो भी मुश्किल काम है। और जो चल रहा होता है, यदि वो नेगेटिव है तो उसको फेस करना भी मुश्किल काम है। या आप टेप लगाते हो, आपकी पसंद का गाना नहीं आता, आप चैनल बदल देते हो, फिर भी पसंद का नहीं आए तो आप बंद कर देते हो। अभी ऐसा टेप है ना, बंद हो सकता है, चैनल बदल सकते हैं। अब सारे चैनल ही खराब आते हैं और बंद कर सकते नहीं। तो फाइनली इसको हैंडल किए बिना और कोई चारा नहीं। देखो, हमारे घर अच्छे नहीं थे, हमारा ध्यान चला गया, हमने घर ठीक कर लिए। हमारी गाड़ियां ठीक नहीं थी, हमने ध्यान दिया हमारी गाड़ियां। अब ध्यान देंगे मन भी ठीक हो जाएगा। ध्यान देने की बात है। जहां आदमी का मन लग जाता है वो ठीक हो जाता है। हाँ जी। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, जैसे मैंने देखा है कि हम खाली नहीं बैठ सकते, एक एक सेकंड कुछ कुछ करना चाहिए, मतलब यूटिलाइज होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हर समय फिर वो किसी ना किसी चीज के साथ सारी जिंदगी यूटिलाइज करके यदि लास्ट में दुखी निकला तो ये तो सोचना पड़ेगा क्या चीज में यूटिलाइज किया था। तो मजदूरी करने के लिए आदमी पैदा नहीं हुआ। हम बहुत बिजी हैं और बहुत दुखी रहते हैं और सबको डांटते रहते हैं, भैया मत बिजी रहो, थोड़ा आराम से बैठो, और सबकी जान ले रखी है आपने। तो इसका बिल्कुल तो बहुत मुश्किल है। मैं 20 साल से चाय नहीं पीता हूँ, भैया पी लेते थोड़ी सी अच्छा रहता। मैंने इतना अहंकार नहीं होता तुम्हारा, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, थोड़ा सा पैसा ले लेते, जबरदस्ती लोगों को तंग कर दे, है ना। तो बहुत सारी चीजों में हमने अच्छाई के नाम पे अपने अहंकार का पोषण किया है। तो ये बात ठीक है कि भ्रमित आदमी को बिजी रहना ठीक है, नहीं तो वो दूसरों को तंग करेगा। इसलिए तमाम स्पोर्ट्स का नाम क्या है? तमाम स्पोर्ट्स का मतलब है कि आदमी को अंगेज कैसे किए रखना है, नहीं तो खाली रहेगा किसी को तंग करेगा। तो कुछ लोग टीवी के सामने बैठ जाओ, कुछ लोग स्टेडियम में बैठ जाओ, कुछ लोग से संगीत सुन लो, कुछ लोग नाटक करते रहो, कुछ लोग कोई और काम करते रहो। ये लोग बिजी नहीं रहेंगे तो बहुत बर्बादी ला देंगे। तो इनको बिजी रखने के मैकेनिज्म हैं बहुत सारे। देश में अव्यवस्था होगी, सरकारों को प्रॉब्लम होगी,
सरकारें भी चाहती हैं ये लोग बिजी रहें और वोट डालते रहें, बस बाकी सब ठीक। और दूसरा प्रश्न ये था भैया कि जैसे अगर किसी की अयोग्यता से प्रभावित ना होना, जैसे आपने बोला योग्यता है, तो उस प्रभावित ना होने में और इंडिफरेंट होने में क्या अंतर है? देखिए, संवेदनहीन और संज्ञानशील बाहर से एक जैसा ही दिखता है। संवेदनहीन पत्थर है और संवेदनशील कोई बड़ी चीज है, कोई दिव्यता है। तो प्रभावित ना होना, क्योंकि मेरा आपसे कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या उसमें फर्स्ट लेवल वो होगा? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, वो मिनिमम लेवल है, वो मैक्सिमम लेवल। ऐसा करके आप सुखी हो जाओ, किसको दिक्कत है? आप सुखी ऐसे नहीं हो सकते। संवेदनहीन हो के आप सुखी नहीं हो सकते, और संवेदनहीनता सीधा संज्ञानशीलता में चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। उसको संवेदनशीलता से गुजर के ही जाना है। तो जो पूरा ग्रोथ है वो क्रम से है, ग्रेजुअल है, जंप नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहता है भैया माइक कि मेरी लाइफ में मेरे रूल्स हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ, शुभकामनाएं, तो अपने क्या दिक्कत? इसका मतलब वो माई लाइफ माई रूल्स, तुम्हारी पता चलेगा 20 साल गुजरने दो, सारा अहंकार सामने आ जाएगा। इतना ही है कि जो आपका गोल्डन टाइम है वो निकल गया। तो मतलब वो सुखी तो नहीं है ना, वो तो भ्रम में जी देखो, रहा है। हम लोग पिता मानी वाले मॉडल हैं। हमारे समय में हमारे पिता के सामने चलती नहीं, जो बोल दिया वो फाइनल। अभी के बच्चे मनमानी वाले मॉडल हैं, लेकिन पिता मानी करो मनमानी करो, सही तक तो नहीं पहुंचे, जीना तो समझ में नहीं आया। इसलिए कल की चर्चा से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है कि मैं अपना कैरियर अपनी पसंद से चूज कर लूं तो क्या जीना हो जाएगा, तो क्या जीना हो जाएगा। तो मेरे कैरियर से मेरे भाव और विचार की स्टेबिलिटी नहीं आती है, कुछ समय तक अच्छा लगता है, तो मैं मेरी इच्छा वाले काम करने से कुछ समय तक अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मेरे अहंकार का पोषण होता है। लेकिन फाइनली 5-10 साल में जिंदगी बता देती है कि ये वो नहीं है जो तुम ढूंढ रहे हो। तो हमको 10 साल लगा के समझना है कि डायरेक्टली समझ लेना है, वो हमारी चॉइस हो सकती है। तो माई लाइफ माई रूल्स जैसे में इतनी गुंजाइश तो है कि आप ब्लैक शर्ट पहनो कि व्हाइट शर्ट पहनो, इतनी गुंजाइश है। लेकिन एग्जिस्टेंस का नियम आपका नियम नहीं होता है, ना कोई महापुरुष नियम बनाता है, ना कोई वैज्ञानिक नियम बनाता है। जो नियम को पहचानता है, जड़ संसार में किसी नियम को पहचानता है, उसको वैज्ञानिक बोलते हैं। चैतन्य संसार में किसी नियम को पहचानता है, उसको महापुरुष बोलते हैं। अल्टीमेटली जो भी नियम है वो नेचर में है, उसको समझ के जीना एकमात्र विकल्प है। दुखी होने के लिए आपको शुभकामनाएं हैं। चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मैं हूं, नियम सबके लिए एक ही काम होता है। मेरे बच्चे के दुखी होने से मैं दुखी होता हूं, वो मेरी प्रॉब्लम है। नियम सबके लिए एक जैसा काम करता है। तो नियम हमारी क्लैरिटी में आ जाएगा तो जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। अभी ये एक परिस्थिति आई जैसे कि कोई बीमार है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर हो गया और बहुत क्लोज फैमिली में किसी को या कोई फ्रेंड को हो गया सामने, तो somehow मेरे साथ ऐसी परेशानी है कि उसका इफेक्ट नहीं आता, लेकिन हाँ उसके साथ खड़े कि 24 घंटे उसके साथ खड़े होकर आप उसकी हेल्प कर सकते हो, जो कुछ भी है संवेदनशीलता। हाँ, तो उसमें सारी जगह से यही आता है कि भाई साहब आपको इमोशनल नहीं है, या आपके अंदर संवेदनहीन है, या काइंड वो दूसरों से आप प्रभावित होते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम। ठीक बात है, कि मैं नहीं होता, मैं तो सिर्फ इसको बस नहीं होते हो तो आपकी योग्यता। काम साफ सुथरा सा है, ज्यादा झंझट है नहीं, है ना। हाँ जी, बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए तो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। कल दिन भर की चर्चा से निष्कर्ष फाइनली क्या निकले? क्या निकले? निष्कर्ष नंबर 1 क्या निष्कर्ष निकले? तो एक तो क्लैरिटी ये बनी कि जिंदा रहना जीना नहीं है, और ये और बहुत फाइन है, संवेदनशीलता भी जीना नहीं है। दूसरों को कंबल बांट देना और फ्री एजुकेशन करा देना, और है ना,
दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में ब्लड डोनेट कर देना, कुछ भी कर देना, ये संवेदनशीलता है, अच्छी बात है, इसकी जरूरत है। संवेदनशीलता पूर्वक ही कोई संज्ञानशीलता की ओर जाएगा, पर ये जीना तो अविशेष है। इससे मेरे भाव और विचार तो स्टेबिलिटी को नहीं पाते हैं। उसका तरीका अलग है, उसकी दुनिया अलग है। और अमीरी हो जाए ये भी जीना नहीं है। बहुत बड़ा पद मिल जाए ये भी जीना नहीं है। बहुत बड़ा धन मिल जाए ये भी जीना नहीं है। आपका शरीर कैसा भी सही, आप विश्व सुंदरी हो जाओ, सुंदरा हो जाओ, ये भी जीना नहीं है। अपनी मनमानी कर लो, अपनी मनमानी की जॉब कर लो, अपनी मनमानी का कोई भी काम हाथ में ले लो। और हमने बहुत बहुत दम लगाया, गांव को आदर्श बनाए, है ना। नए नए जॉब छोड़ के निकले थे और अपने गांव को, इसी गांव को कोशिश किया था। घर वाले भगा दिए, बोले लोग बोलेंगे नौकरी छूट गई होगी इसलिए गांव में आ गए, जो करना है दिल्ली में करो, इधर मत आओ। तो पहली बार समझ में आया संबंध का क्या मतलब। तो आप सबसे पहले जब भी आप जिंदगी की तलाश में निकलते हो, प्रॉब्लम घर से शुरू होती है। हमारे घर के लोग हमको है माइक को भी लगा कि सोच प्रभावित हुई ना। हाँ हुई ना, सोच प्रभावित हुई तो दिल्ली छोड़ के भाग गया। परिवार सॉल्यूशन उनके पास भी नहीं होता, सॉल्यूशन हमारे पास भी नहीं होता, पर परेशान तो कर ही सकते हैं एक दूसरे को। तो इसका अर्थ है कि अभी हम परिवार में जैसा जी रहे हैं, ना पति पत्नी को पहचानती है, ना पति पत्नी को पहचानता है, ना हम अपने बच्चों को पहचानते हैं, ना हमारे बच्चे हमको पहचानेंगे, इस बात की गारंटी। क्यों ऐसा? क्योंकि मानव ही पहचान में नहीं आया, मानव की समझ नहीं बनी। हम शरीर को मानव मान रहे हैं, जिंदा रहने को जीना मान रहे हैं, सुविधा उपलब्ध होने को मान रहे हैं, जॉब और पैकेज। फाइनल समझ कितनी बनी है, पैकेज कितना मिला। इसका मतलब पैसे से ज्यादा हमारी कोई जिंदगी को लेकर समझ विकसित हुई है ऐसा कहना मुश्किल है। जनरल हम देखेंगे, जब हमारी शादी होती है तो पेरेंट्स अपनी समझ से बच्चे को अच्छे से पालते हैं। ये समझ अच्छे से पालते हैं, मतलब कपड़ा अच्छा दिलवाते हैं, खाना अच्छा खिलाते हैं। मे भी उन्होंने नहीं अटेंड किया उन चीज़ों को उनको समझाना। इतने समय तक बच्चे अपना बना चुके होते हैं कि हमने ये कर लिया, ये हमारा पैशन है, ये हमने पढ़ा है, इसमें हमें ये समझ आता है, हमारा ये इंटरेस्ट है। और जैसे बेटा हो बेटी हो, दोनों के जैसे मेरे ही अलग अलग इंटरेस्ट हैं, ठीक है, तो उनको उसमें इंटरेस्ट आता है, उनको समझ भी वही आता है। ऐसे हमारे पास हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, धार्मिक चीज़ों की भी है, और हम लोग पढ़े लिखे भी हैं। हम उसको लॉजिक या उसको कहते हैं लॉजिक से भी समझाते हैं कि ये सिर्फ धर्म पे नहीं चलो, जितनी हमारी नॉलेज है उसको हम उसके लॉजिक से बताते हैं। और अगर उनको लॉजिक समझ आता है तो वो अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वो अपना मुद्दा आगे रखते हैं। उनको कैसे हम इस चीज़ों को समझा के कहें कि उनको समझ आए कि यार ये दिस इज, मत कोशिश कर। हाँ, यही मुझे सोल्यूशन क्या निकाले इसका, इस मोड़ पे आके। अभी यही सोल्यूशन है कि अपने साथ काम करें। देखिए किसी भी आदमी को 3 बार जिंदगी बाद जब वो बच्चा होता है उस समय दरवाजे पूरे खुले हुए हैं। वो हर समय क्वेश्चनिंग करता है, अपने साथ न्याय चाहता है, सही बोलना चाहता है, सही करना चाहता है। हर बच्चा ऐसा ही होता है। उस समय उसको सही उपलब्ध नहीं करा सके, ये हमारा माँ बाप के रूप में, वातावरण के रूप में दुर्भाग्य है कि वो चीज हमारे पास नहीं है, हम नहीं उपलब्ध करा सके। और उसने भी भ्रमवश जिंदा रहने को जीना मान लिया। इतना ही था कि हम लोग किन्हीं मजबूरियों में चलते थे, वो लोग अब मनमानी करते हैं क्योंकि परिवार की स्थितियां अनुकूल। हमारे समय मनमानी करने की स्थितियां नहीं थी। फाइनली हो गया अब, और उनकी शादी होती है। जब आदमी के बच्चे होते हैं एक बार फिर से पूरा मन आदमी का खुलता है ना, कि चलो मेरी जिंदगी में जो कमी रह गई लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी में कोई कमी ना रहे। फिर एक बार से वो पूरी तरह से खुलता है ना। हमारे ये दोनों है ना, हमारे पुराने मित्र हैं, अब ये इनके यहाँ मेहमान आने वाला है, तो ये दोनों शिविर कर रहे हैं अपने नए मेहमान के लिए। क्योंकि गर्भ संस्कार का मतलब है
गर्भ काल के दौरान माँ जो सोचती है, बोलती है, सुनती है, वही गर्भ संस्कार है। गर्भ काल के दौरान माँ जो सोचती है, बोलती है, सुनती है, वही गर्भ संस्कार है। इसका मतलब कौन कौन शामिल हो गए? पूरा परिवार उसमें शामिल हो गया। तो घर में जो चर्चा हो रही है वो माँ सुन रही है। तो इसका अर्थ है कि एक परिवार में जब तक पूरे परिवार में समझदारी का वातावरण नहीं बनेगा, जिंदा रहने और जीने को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हमारी ज्यादा ऊर्जा जीने के अर्थ में लगे कि जिंदा रहने के अर्थ में लगे? अभी जीने की तो पता ही नहीं है और जिंदा रहने को जीना मान रहे तो सारी ऊर्जा कहाँ लगेगी आप समझ सकते हो, और रिजल्ट क्या आएगा आप समझ सकते हो। तो दूसरी बार दरवाजा खुलता है जब हम माँ बाप बनते हैं। अब माँ बाप बने, सॉफ्टवेयर उतना ही था, अब जो होना था हो गया, ये भी चांस गया। यदि कोई ऐसी ढंग की चीज नहीं मिली तो ये चांस भी गया। तीसरी बार फिर एक बार दरवाजा खुलता है जब हम दादा दादी बनते हैं। तो एक दरवाजा भी बचा है आपका। जब हम दादा दादी बनते हैं तो भावनात्मक रूप से हम माँ बाप बनते हैं। जब हम शरीर से माँ बाप बने थे उस समय हमारी एक बार आदमी बायोलॉजिकली माँ बाप बनता है, एक बार आदमी भावनात्मक रूप से माँ बाप बनता है। तो चलो तब तक तैयारी कर लें। तो अब अपने बच्चों को तो आप क्या दे पाओगे कहना मुश्किल है, क्योंकि वो क्या लेने की स्थिति में है और आप क्या देने की स्थिति में है। लेकिन कम से कम जब दादा दादी बनोगे उस समय तक अपनी योग्यता तैयार कर लो ताकि उधर कुछ दे सको, क्योंकि उस समय उनकी देने की योग्यता कितनी है उस पर अभी सवाल है। तो हम एक बढ़िया दादा दादी के रूप में तैयार हो सकें। कितनी बार चांस, नेचर कितनी बार चांस देता है, और अभी भी यूटिलाइज नहीं करोगे तो अगली शरीर यात्रा फिर मिलेगी, फिर कुछ कर सकते हैं। तो 3 चांस मिलते हैं। 3 चांस में से पहला छूट सकता है, दूसरा छूट सकता है, तीसरा यूटिलाइज किया ही जा सकता है। बढ़िया। देखो जब हम लोगों ने जॉब से रिजाइन किया था हमको क्लियरली समझ में आता था कि हम एजुकेशन ठीक नहीं है ये हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी क्लैरिटी में उस समय भी था। और जब हमारे बच्चे छोटे थे तब हमारी क्लैरिटी में था कि जब तक इनके बच्चों के आने का समय होगा तब तक हम एक सिस्टम खड़ा कर लेंगे, और हमने कर लिया। आज रायपुर में हम एक प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल चला रहे हैं इस दर्शन के आधार पे, जहां कम से कम थोड़ी सी बेहतर स्थितियां बन पाई। तो ये जो समझ का काम है ना, ये थोड़ा लंबा काम है, ये 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। एक पीढ़ी एक तैयारी करती है। आज हमने यदि अपने परिवारों की आर्थिक स्थितियां ठीक है तो ये एक पीढ़ी की मेहरबानी नहीं है। पीछे की 2-3 पीढ़ियां ऐसी मेहनत कर रही हैं तब जाके हमारे घरों की आर्थिक स्थितियां ठीक हुई। चलिए कहाँ पहुंचे? भैया ये तो हो गया था कि जिंदा रहना मतलब जीना क्या क्या नहीं है। हाँ। अब इस पे आती है कि जीना है। हाँ, आप बोलोगे तो आ जाएंगे। हाँ जी, तो आगे चले। क्या निकला? शुरू में पूछा था तो सुनने के लिए खा रहे थे, और लास्ट में निष्कर्ष निकलता है कि हमारा एड्रेस ही गलत है। तो कितने लोगों को ये भरोसा हो गया कि एड्रेस गलत है, और कितने प्रतिशत लोगों का गलत है? सबका एड्रेस गलत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं। तो ये क्लैरिटी हमारी बनी कि ये भाव और विचार की दुनिया ना संवेदनशीलता से सेट हो रही है, ना अमीरी से, ना पद से, ना शरीर से, ना मनमानी से। इसके सेट होने की दुनिया अलग है। इसलिए कहा कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। ये निष्कर्ष हमारे पास आते हैं तो हमको जिंदगी की आवश्यकता लगती है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो सब साफ? किसी को पिक लेना है तो ले लो, नहीं तो साफ कर। ये दोनों बोर्ड कर दो, बीच का थोड़ा छोड़ दो, तब तक किसी को पिक लेना है तो ले लो। समझ है तो स्किल वाला पार्ट हमने पूरा किया है ना, वो भी जीवन में ही है। लेकिन जो मूल चीज है कि वो भाव और विचार को कैसे चलाएं, वो समझ हमारी, उसको जीना बोल रहे हैं। तो चलिए, स्वयं के प्रति विश्वास होने से जीना होता है। और स्वयं के प्रति विश्वास कब होता है? जब हम प्रश्नों के साथ होते हैं कि उत्तर के साथ होते हैं?
समस्याओं के साथ होते हैं कि समाधान के साथ? समाधान के साथ। तो एक आदमी की जिंदगी में जितने प्रश्न हो सकते हैं उनको गिना जा सकता है कि नहीं? नहीं। और 900 करोड़ लोगों की जिंदगी में जितने प्रश्न हो सकते हैं उनको नहीं। तो शिविर समाप्त। और जब गिना ही नहीं जा सकता तो बात क्या करें उसमें? गिना जा सकता। तो ये कह रहे हैं, अभी जब हम सामान्य कहीं भी पूछते हैं तो यही आता है कि अनंत प्रश्न है, अनंत प्रश्न है, ऐसा ही निकल के आता है। यदि प्रश्न अनंत हैं तो फिर हैंडल नहीं हो सकते, क्योंकि अनंत का मतलब है जिसको गिना भी ना जा सके, जिसको गिना भी ना जा सके उसको हैंडल नहीं किया जा सकता। अब ये हमारी क्लैरिटी बने कि प्रपोजल, दर्शन ये प्रपोजल देता है, दर्शन ये प्रपोजल देता है कि मानव जाति के पास, ह्यूमैनिटी एज ए होल के पास, मानव जाति एज ए होल के पास मूल प्रश्न केवल 2 हैं। क्यों जीना है और कैसे जीना है। क्यों जीना है का मतलब है कि मैं जिंदगी में पाना क्या चाहता हूं, और जो पाना चाहता हूं उसको पाने का तरीका क्या है। पाना क्या चाहता हूं का मतलब है कि जीने का लक्ष्य क्या है और उसकी विधि क्या है, पाने का तरीका क्या है। तीसरा क्वेश्चन बना के देखें, असहमत होने का प्रयास बनाए रखें, समझने की जिम्मेदारी के साथ। आपने कहा प्रश्नों को गिना नहीं जा सकता, अनंत प्रश्न है। यहां से प्रस्ताव दिया गया कि 2 ही प्रश्न है, तो कृपया तीसरा बना के देखें। जो आ रहा है बोलिए, माइक लीजिए, फटाफट आगे बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन, सभा से तीसरे क्वेश्चन की अपेक्षा है। आपने कहा था अनंत प्रश्न है, क्यों जीना में आ गया ना, पहला क्वेश्चन बोल रहे हो। हाँ जी सर, क्वेश्चन ये है कि मैं कौन, कई बार हम इस ये अच्छा है। मैं कौन हूं एक ऐसा प्रश्न है जो सुनने से लगता है कि ये तीसरा है, लेकिन जैसे ही ये बात शुरू करेंगे कि क्यों जीना है, तो उसका नेक्स्ट सबहेड निकलेगा कि ये जीने वाला कौन है। इसलिए क्यों जीना है, कैसे जीना है, व्यवहारिक धरातल से पूछा गया प्रश्न है, जीने के धरातल से पूछा गया प्रश्न है। क्यों जीना है, जीने वाला कौन है, मैं कौन हूं, ये तात्विक धरातल से पूछा गया प्रश्न। तो प्रश्न एक ही है, एंगल बस अलग अलग। तीसरा क्वेश्चन बोलिए, तीसरा क्वेश्चन। इसके लिए जीना है, इस क्वेश्चन के दोनों मतलब है। इसके लिए जीना है, साथ नहीं दिखाई दे रहा है, तो किसके साथ जिए। तो जवानी में तो ऐसे क्वेश्चन ठीक लगते हैं। इस उम्र में इसका मतलब इतना ही है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये क्लैरिटी नहीं बनी, इसलिए मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसके लिए जीना। सर, परिवार के सदस्यों के, यदि ठीक से कहा जाए तो अपने साथ ही जीना, भाव और विचार तो मेरे ही चलते हैं, तो पहला जीना तो मेरा खुद के साथ ही है। हाँ जी, परिवार के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ स्वीकृति जो है स्वाभाविक रूप से बन जाती है। आप कहाँ हो, मेरी योग्यता ना होने के कारण उसमें गड्ढमड चलते रहता है। लेकिन अगर क्यों बन जाती है स्वाभाविक, ब्लड रिलेशन की वजह से। नहीं, स्वीकृति बन गई, लेकिन परिवार जैसी वहाँ स्वीकृति बनी है वो बाहर भी बने ऐसा कम लगता है। बाहर नहीं बनता। घर में सफल हो जाए तो बाहर अपने आप हो जाएगा। घर में सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बाहर भी हमारा चेतना का विस्तार। यदि घर में सफल हो जाए, घर में मतलब मित्रों से, घर जब बोलता हूं तो उसका मतलब केवल ब्लड का कोई मित्र समूह होता ही है। तो यदि वो मित्र समूह और परिवार में जीना हो जाएगा, फिर समाज आगे अपने आप नप जाएगा। समाज कोई अलग से कोई चीज नहीं है, परिवारों का समूह ही समाज है। तो जीने की स्वीकृति है, जीने की योग्यता नहीं है, तो उसी में इतना उलझे हुए हैं।
परिवार में अभाव है, भौतिक रूप में भी अभाव दिखाई देता है और भावनात्मक रूप में भी अभाव दिखाई देता है। अब उसी को भरने के लिए जूझ रहे हैं, अब बाहर कहाँ जाए, ऐसा हो जाता। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। 60 बोलने से भी घबरा रहे, एक दिन 60 होना ही है, ये पता है कि नहीं पता है? 60 से तो ऐसे घबराते हैं जिसे पता नहीं करंट लग गया। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, पहले हो कहाँ। तो इसके इतने मतलब है कि मैं कौन, जीने वाला कौन है, मैं कौन हूँ। जैसे ही मैं कौन हूँ पे पहुंचे तो कहाँ से आया कहाँ जाएगा, ये सब आगे क्वेश्चन अपने आप सेट हो जाता है। ये संसार किसने बनाया, आप क्यों समझना चाहते हो संसार किसने बनाया, क्यों समझना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आपका जीना कहीं ना कहीं संसार से प्रभावित होता है। मेरे को ईश्वर से कोई लेन देन नहीं, मेरे को आत्मा परमात्मा से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मेरा जीना यदि किसी ईश्वर से भी प्रभावित होता है, किसी आत्मा से प्रभावित होता है, किसी समाज से प्रभावित होता है, संसार से प्रभावित होता है, तो मेरा ध्यान इस पे भी जाता है कि अरे आ कहाँ से गया, ना ये संसार होता, ना मैं होता, ना झंझट होता, है ना। इसलिए कंटेंट भी इतना ही है। इसलिए मूल प्रश्न दो ही हैं, क्यों जीना है और कैसे जीना है। मूल प्रश्न दो हैं और इसको पूरा करने के लिए कंटेंट भी इतना ही है। संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, बस इतना ही काम। 7 दिन में इतना ही काम करेंगे। संसार क्या है, मैं क्या हूं, 2 क्वेश्चन और 80 साल। धरती की सारी यूनिवर्सिटी, सारा धर्म, सारा अध्यात्म, सारा विज्ञान सब मिलके केवल इन 2 क्वेश्चन का आंसर दे दें तो शिक्षा सफल। इन 2 प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो शिक्षा सफल। अभी हमारा शिक्षा में ज्यादा ध्यान पहले क्वेश्चन पे है कि दूसरे क्वेश्चन पे है, कैसे जीना है। तो गाड़ी कैसी होगी, मकान कैसा होगा, जॉब कैसी होगी, है ना। हमारा ध्यान कैसे जीना पे है, क्यों जीना है तय नहीं हुआ है। वो भी क्या, कैसे जिंदा रहने पे। हाँ, क्या बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कैसे जीना है पे नहीं है, कैसे जिंदा रहने पे। तो एसी में जिंदा रहेंगे कि धूप में जिंदा रहेंगे, बंगलों में रहेंगे कि फ्लैट में रहेंगे। दिल्ली में क्या स्थिति है, फ्लैट में। तो क्या हुआ, सारी जिंदगी की लास्ट में पूछोगे तो क्या कमाया, तो 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट और तीसरे में वो फ्लैट। तो जिंदगी की कमाई हमारी फ्लैट है। पूछ लो, किससे भी पूछ लो, 2-3 फ्लैट तक जाता है आदमी। 80 हो सकता है 90% लोगों की कहानी इतनी है कि वो 2-3 फ्लैट तक पहुंचता है और फिर उसकी चिंता रहती है कि वो इस पर कब्जा मत कर ले, किराएदार को दिया है पता नहीं कब्जा तो नहीं कर लेगा। तो इसका मतलब है कि जो मूल कमाई थी मेरी, तो मेरी मूल कमाई यदि जीने के धरातल पर देखता हूं तो क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसकी क्लैरिटी मुझको आ जाए, इसका नाम शिक्षा है। वर्तमान शिक्षा कैसे जीना है तो छोड़ दीजिए, कैसे जिंदा रहने पे काम कर रही है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इससे कम से कम ये परिभाषित हो गया कि विद्यार्थी की परिभाषा क्या है। विद्यार्थी किसको बोलेंगे, विद्यार्थी किसको बोलेंगे, स्टूडेंट किसको बोलेंगे। अभी तो हम स्टूडेंट भी नहीं है, है ना। अभी हम स्टूडेंट भी नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह से अपने बच्चों को बड़ा कर दिए हैं, हम एक ही ध्यान दिलाए हैं कि बस पैकेज बड़ा मिल जाएगा तो तुम्हारा एजुकेशन सफल है। तो हम उसको विद्यार्थी बनाए ही नहीं है, क्योंकि हम भी विद्यार्थी नहीं बने जो हमको परंपरा से मिला। तो जिसके पास ये 2 मूल प्रश्न है, जिसके पास कम से कम ये 2 मूल प्रश्न है, उसका नाम विद्यार्थी है ना। हमारी जिंदगी में कोई पुण्य खिल गया, हमको 22 साल की एज में ये क्वेश्चन खड़ा हो गया कि क्यों जी रहे हैं, तो जिंदगी की तलाश शुरू हो गई। तो आप जब 54 पे पहुंचे हैं तो जिंदगी के साथ, जिंदगी के उस ठोस आधार के साथ हैं, उस ठोस खुशी के साथ हैं जो एक क्षण भी अपने से दूर नहीं होती।
इसका मतलब है कि कोई भी चीज पाने के लिए हम बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें भी हमको 10 साल लग जाता है उसको स्टैब्लिश करने में। तो विद्यार्थी की परिभाषा है कि 2 मूल प्रश्न उसके पास हैं, विद्यार्थी 80 साल का हो सकता है। सही अर्थों में विद्यार्थी का मतलब है वो उसको अपने जीने के जब तक जीने का, अच्छा इसमें से क्यों जीना है, कैसे जीना है, ऐसे क्यों जीना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे जीना ज्यादा महत्वपूर्ण है? वोटिंग कर लेते हैं। क्यों जीना महत्वपूर्ण है, कैसे जीना महत्वपूर्ण है? ये बिल्कुल वैसे ही आप सूटकेस लेके निकल गए हो और आपको पता नहीं है जाना कहाँ है। अब कौन सी ट्रेन में बैठोगे, कौन सी ट्रेन पकड़ोगे? तो आप यही कर सकते हो कि हम एसी ट्रेन में जाएंगे। अब एसी ट्रेन कहीं भी जाती है, अपना कुल मिला के लक्ष्य है कि एसी में बैठना है, तो आप एसी ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो हमने इतना ही किया है कि अपना घर और गाड़ी एसी कर लिया है, ऑफिस भी एसी है, ये अंतिम उपलब्धि। कहाँ जाना है ये क्लैरिटी नहीं है तो सारा कैसे जीना है का श्रम वेस्ट चला जाता है, और वो आपको 60 के बाद समझ में आएगा या 50 के बाद समझ में आएगा या जल्दी भी आ सकता है। तो इससे क्लैरिटी बने कि क्यों जीना है कि पता चले, जाना कहाँ है ये पता चले बिना मैं अपना प्रयास भी क्या करूं। यदि जाना कहाँ है ये पता नहीं है और मैं चल रहा हूं तो मैं मेरी जिंदगी जी रहा हूं कि मैंने उधार का टोपो मार के जिंदगी चल रही है। हमको नहीं पता होता है, हम 10th में पहुंच जाते हैं, घर वाले बोलते हैं बस 10th कर लो, इसमें अच्छे मार्क्स आ गए जिंदगी सफल हो जाएगी। 12th में आके फिर कोई साइड ले लेते हैं, लास्ट में पता चलता है जिंदगी तो कहीं नहीं पहुंच रही। जब हम छोटे थे तो घर वाले बोलते थे दूसरी किताबें भी पढ़ा करो, कोर्स की किताबें ही पढ़ते हो। जब हमने जॉब में आके पूछा भैया ये तो जिंदगी नहीं है, वे शादी हो गई, बच्चा हो गया, जॉब ठीक है, घर ठीक है, गाड़ी ठीक है, मन तो नहीं लग रहा है। पूछना शुरू किया ये क्या मसला है, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। बोले इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है, हमारा कोर्स पूरा हो गया, आगे बताओ क्या करना है। बोले आगे कुछ नहीं होता, यही होता है बस। अब इसका मतलब है कि क्यों जीना है का ठीक से क्लैरिटी नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको माफ नहीं कर सकता है। यहाँ आपके रूल्स काम नहीं आएंगे, माई लाइफ माई रूल्स यहाँ काम नहीं आता है। यहाँ एग्जिस्टेंस का रूल ही काम आएगा और उसी के साथ ही चलना होगा, इसको एड्रेस ही करना होगा। तो मेरे जीने का कोई पर्पस है, पर्पस पता चल जाए तो फिर पर्पस के साथ कैसे चलना है, वहां तक कैसे पहुंचना है उसकी बात कर सकता हूं। तो क्यों जीना है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे जीना है निकल आएगा। चलिए, शिक्षक होने का क्या परिभाषा है, शिक्षक या माता पिता की क्या परिभाषा है, शिक्षक और पेरेंट्स। शिक्षक और पेरेंट्स किसको कहें? जो विद्यार्थी के दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दें, जिनके पास इन दोनों का उत्तर है वो टीचर्स और पेरेंट्स हैं। बाकी का टीचर और पेरेंट्स होना सफल नहीं हो सकता है, ये नेचर का नियम है, इसमें आपके रूल्स काम नहीं करेंगे। इससे कम में हमको खुद को तृप्ति नहीं मिलेगी एक माँ बाप के रूप में। अपने बच्चों को हमने जिंदा रहने में सहयोग किया है कि जीने में सहयोग किया है? तो जिंदा रहने में सहयोग किया है, इससे उसका जीवन तृप्त नहीं होगा और उम्र बढ़ने के साथ साथ गैप बढ़ेगा, वो आपके प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकता। आप भी इतना ही पूछ सकते हैं खाना खाया क्या, बस। तो अब पता चलता है कि फिर विद्यालय किसको कहें, फिर एजुकेशन सिस्टम किसको कहें, विद्यालय किसको कहें, जहां इसका उत्तर दिया जाता है। इसलिए घर को विद्यालय हो जाने की जरूरत है और विद्यालय को घर हो जाने की जरूरत है। ये बात पहुंच रही? विद्यालय को घर हो जाने की जरूरत है, घर को विद्यालय हो जाने की जरूरत है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? उत्तर घर में भी मिले। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए मेरे को लगता है कि सरकारों को भी धीरे धीरे ये समझना होगा, हम टीचर्स को भी ये समझना होगा कि बच्चा 3 घंटे 4 घंटे हमारे पास रहता है, 16 घंटे अपने परिवार में रहता है और उसके परिवार का मानसिक वातावरण उसको ज्यादा प्रभावित करता है। इसका मतलब हम बच्चे के साथ कुछ भी मेहनत कर लें,
यदि घर के वातावरण ठीक नहीं है, इसलिए हम अपने स्कूल में उन्हीं बच्चों को लेते हैं जो अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं, जो अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं नहीं है उनकी हमारी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जो माँ बाप खुद भी अध्ययन में शामिल होते हैं, है ना, अपने घरों का वातावरण भी बदलते हैं, तो विद्यालय का वातावरण और घर का वातावरण एक ही जैसा हो, है ना। अभी हमारे घरों का वातावरण कैसा है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारे घर 5 स्टार होटल बनते जा रहे हैं। ठीक, और स्कूल भी 5 स्टार बनते जा रहा है, और अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं का मतलब है महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अच्छा लड़का मिल गया का मतलब है ज्यादा कमाने वाला लड़का मिल गया। आपकी अच्छे की परिभाषा पैसे तक जाती है, अच्छे की परिभाषा आदमी को छूती नहीं है। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि फाइनली घर विद्यालय हो जाने का मतलब है, देखो ये सोचने लायक बात है कि आजकल तो माँ भी किराए की मिल जाएगी, सरोगेट मदर। ठीक, क्या चीज है जो बाजार से नहीं मिल सकती? बाजार में ये वो घर की जरूरत, परिवार की जरूरत क्या है? ठीक है, तो उसका बाकी सब आवश्यकताएं बाहर पूरी हो सकती हैं, शरीर की आवश्यकता भी, भोजन की आवश्यकता भी, माँ भी किराए पे मिल जाएगी, सब हो जाएगा। लेकिन उस बच्चे को जो भाव और विचार की स्थिरता देना है, उसको जो संस्कार देना है, उसको जो समझ का वातावरण देना है, ये किराए पे नहीं मिलता और ये किराए पे कभी नहीं मिलेगा। धीरे से हमारा ध्यान इस बात पे भी जाता है क्योंकि ये शादी को लेकर इतना प्रॉब्लम क्यों हो गया है, क्योंकि शादी का पर्पस तय नहीं हो पा रहा है। यदि शादी क्या बोलते हैं, दो आत्माओं का मिलन है, आत्मा का साइज अखबार में लिखा होता है, गृह कार्य में दक्ष गोरी चिट्ठी 5-9 सैलरी इतने अंकों में, ये आत्मा की साइज है। तो आत्मा का मिलन के नाम पे शरीर का मिलन होता है, और शरीर का मिलन 1-2 साल में पूरा हो जाता है, उसके बाद फायरिंग शुरू। तो विवाह का कोई लक्ष्य ही नहीं है, और हमारे समय में हमको इतनी अकल नहीं थी कि लक्ष्य नाम की भी कोई चीज होती। आपके बच्चों को कम से कम ये क्लैरिटी है कि पर्पस आखिर क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों लगाना आ गया है। क्यों तो लगा रहे हैं लेकिन आंसर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से फिर आता है कि क्यों किया जाए शादी, और कर भी लेते हैं तो बात चल नहीं रही है। और मानव में समानता के नाम पे फिर आपस में ईगो बढ़ता है और आपस में झगड़े होते हैं। तो ये क्लैरिटी बनी कि घर विद्यालय बन जाए, इसका मतलब है घर शरीर के लिए ज्यादा है कि जीने के लिए ज्यादा है। देखो घर का डिजाइन देखो, किचन क्या चीज के लिए है? पेट भरने के लिए, बेडरूम सोने के लिए, और ड्राइंग रूम बैठ के टीवी देखने के लिए। हमारे घर के डिजाइन में जीने की कोई जगह ही नहीं। हमारे घर में डिजाइन में जीने की कोई, हमारे घर जिंदा रहने के आधार पर बने हैं। अभी जैसे जैसे घर जीने के डिजाइन में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, और ड्राइंग रूम में बड़ा वाला एलसीडी लग रहा है, 6:4 का व्हाइट बोर्ड। केवल हमने इतना परिवर्तन अपने घरों में किया और लोगों को बताया, इससे इतने सारे चेंजेस आए हैं। छोटा बच्चा कोई भी रहता है, कभी भी रहता है, छोटा बच्चा हमेशा टीचर बनना चाहता है। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो क्या बनना चाहता है? टीचर। और 10th में आके कोई बच्चा टीचर बनना नहीं चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता है? टीचर रोल मॉडल उस समय तक नहीं रहता है क्योंकि मोटा पैसा उधर से कम आता है, सरकारी नौकरी सबको मिलती नहीं। तो इसका अर्थ है कि फाइनली कहीं ना कहीं जो हम कह रहे हैं कि यदि घर में केवल छोटे बच्चों के लिए व्हाइट बोर्ड लगा दो, ऐसे दीवारों पे कुछ पेंसिल से लिखता है, तो हमारे घर इतने साफ सुथरे हो गए हैं उसमें कुछ लिखना मुश्किल है। तो घर पे बच्चे की हाइट पे, जैसे ये 3 फुट की हाइट है, इस पे तो कम से कम 2-4 जगह व्हाइट बोर्ड हो। छोटा बच्चे को हम पेन छोड़ दो और देखो फिर उसको फ्री स्टाइल चलने दो, तो बच्चे का हाथ फ्री स्टाइल चले, उसके क्वेश्चन फ्री स्टाइल चले, हमारे पास उसके क्वेश्चन का आंसर देने की ताकत हो। पचता वही है जो हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो बच्चे को पचता वही है जो वो पूछता है। जो हम बताते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो वो पूछता है वो इम्पोर्टेंट है।
यदि एक बच्चा जो वो पूछता है उसका आंसर सिंसियरिटी के साथ में दिया जाए तो उसका अगला क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहली आवश्यकता है कि विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। विद्यालय, यदि घर विद्यालय नहीं हुआ तो विद्यालय भी घर नहीं होगा, क्योंकि ये घर वाले लोग ही विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में कौन लोग आ रहे हैं? कोई घर से ही आ रहे हैं ना, कोई माँ बाप ही है ना किसी के। यदि हमारे घर विद्यालय हो पाए तो विद्यालय अपने आप घर हो जाएंगे, तो विद्यालय भावपूर्ण हो जाए और घर शिक्षा पूर्ण हो जाए। अभी विद्यालय में भाव नहीं, बच्चा स्कूल जाता है तो उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं लग रहा है, क्यों जाए? तो जहां इन दो प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है उसका नाम विद्यालय है। सभी को इन दो प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, इसी का नाम समाज और व्यवस्था है। इतना ही काम है, काम ज्यादा नहीं है। काम बजट का नहीं है, काम मानसिकता का है। मानसिकता परिवर्तन हो जाए तो ये धरती एक परिवार हो सकती है ना, बहुत आराम से जीना हो सकता है। अंतरिक्ष में गए अभी है जेफ बेजोस, क्या 2 करोड़ तो लगना एक आदमी का, तो 4 करोड़ में हो गया। अब नया पागलपन इवेंट मैनेजमेंट। अभी दिल्ली में या बड़े शहरों में इवेंट मैनेजमेंट के नाम पे 100 मीटर ऊपर जाके माला डालने का, एक बार वो चक्का टूट गया था, दोनों गिर के मर गए थे, है ना। तो इसका मतलब है कि हम जिस तरह की सारी चीजें कर रहे हैं, यदि वो दिशाहीन है तो किस तरह से बेवकूफी की ओर जाएंगी ही, बचेगा नहीं। और उसमें कितना संसाधन का दुरुपयोग होता है, कितने सारे लोगों के मन में और वो चीजें आने लगती हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि सभी को इन दो प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। इसके लिए सबसे एम्पावरिंग जगह क्या है? सभी को इन दो प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह क्या है? परिवार। तो बेसिकली परिवार वो जगह है जहां एक बच्चा सांस लेना शुरू करता है। परिवार वो जगह है जहां वो क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। जब वो सब कुछ समझना चाहता ही था, वहां उसको दिया नहीं, इसलिए शिविर लगाना पड़ रहा है। ये शिविर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, एडल्ट एजुकेशन, ये काम किस उम्र में होना था? ये काम किस उम्र में होना था? हाँ, आप ध्यान दीजिए, एक बच्चा कब नोट खाने की चीज छोड़ देता है, नोट पकड़ लेता है? कितनी उम्र में? 6 साल में उसको अर्थशास्त्र समझ में आने लगा है। और किस उम्र में एक बच्चा अपने साथ के सारे बच्चों को भैया दीदी बोलने की बजाय नाम से बुलाने लगता है, दीदी शब्द विड्रॉ कर लेता है, उसको ये रिस्की लगता है। किस उम्र में एक बच्चा, शुरू में जब बच्चा छोटा रहता है, माँ बाप समझाते हैं ये कौन है बेटा? दीदी है। ये कौन है? भैया है। छोटे बच्चे से पूछो कितने भाई बहन है तुम्हारे, क्या बोलता है? सबको गिन के बता देता है। उसकी तो चेतना का विस्तार पहले से था, हमने उसने चेतना की एस्थेसी करी है। ये बाई का है, ये रियल है, ये डुप्लीकेट है, और ये अपना है, ये पराया है ना। तो उसकी चेतना तो पहले में काफी विस्तार था, हमने उसकी चेतना को छोटा किया है ना। तो किस उम्र में फिर को भैया दीदी बोलना सिखा दिया, भैया दीदी बोलने लगा, वो बड़ा होने लगता है। कौन सी क्लास में आके उसको लगने लगता है कि ये नाम से बुलाना ज्यादा ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है ना। अब तो और काफी जल्दी होने लगा। तो इसका मतलब है कि 5th क्लास का बच्चा लगभग 10 साल का हो जाता है। तो 10 साल के एक बच्चे को स्त्री पुरुष का अंतर समझ में आता है। 10 साल के बच्चे को इंद्रियां ड्राइव करने लगती हैं, और 12-13 साल के 15 साल के तो करने ही लगती है। इसका मतलब है इसके पहले कि शरीर उसको चलाए, इंद्रियां उसको चलाएं, जिंदा रहना उसको चलाए, उसके पहले उसको वो समझ आ जाए क्या कि जीना क्या है। जीना क्या है ये 12 साल के पहले समझ में आ गया तो मैं शरीर को चलाऊंगा, और जीना समझ में नहीं आया तो शरीर मुझको चलाएगा। और कब तक चलाएगा? जब तक हाथ पैर टूट के बराबर नहीं हो जाए। फिर मैं किसी गुरुजी को तलाशूंगा मन की शांति के लिए, है ना। तो इसका मतलब है सही अर्थ में समझने की उम्र टीनेज। जो काम हम अभी कर रहे हैं ये काम टीनेज में होने वाला है।
है ना, सही अर्थों में इसकी उम्र वो है। और टीनेज में बोर्ड पे शिविर चलेगा कि आचरण का शिविर चलेगा? आचरण का शिविर चलेगा। इसलिए एक माँ बाप की अपने बच्चों को सबसे बड़ी गिफ्ट, एक माँ बाप की अपने बच्चों को सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है? आचरण। इच्छा, हाँ शिविर में ले आओ, मेरे गले डाल दो। पैदा आपने किए थे और जिम्मेदारी मेरी है। कैसे होएगा दिल्ली का भला? मैं तो गुजरात में भी शिविर करता रहता हूँ ना, तब भी दिल्ली की चिंता मन में बनी रहती है, कैसे भला होगा? ये नहीं बोले कि हम समझाएंगे। तो आचरण पूर्वक जीते हुए माँ बाप एक बच्चे परिवार में बच्चे के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। क्यों हमारे परिवारों में ऐसा हो रहा है कि बच्चे को लगता है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है? क्यों किसी बच्चे को नहीं लगता है कि मेरे को आदमी बनना है? क्योंकि आदमी बनना कोई चीज है ऐसा उसको पता ही नहीं है। ये हमारे पड़ोस में इंजीनियर डॉक्टर दिखाई देते हैं, हमारे पड़ोस में कहाँ एक आदमी ऐसा दिखाई दे कि यार आदमी ऐसा होता है? तो हमारे बीच में कोई आदमी ऐसा दिखाई दे जिसको देख के लगे यार ऐसा बनना है, ऐसा कहाँ हम, कैसा हम हो? इसका मतलब है क्योंकि उसकी हमारी कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसकी हमारी क्लैरिटी बनी वो हमने बन के दिखा दिया। अभी हमें क्या, हमारी मानव की क्लैरिटी बनेगी, मानव बन के दिखा देंगे, इसमें क्या? बढ़िया। नमस्कार, नए आने वालों का स्वागत है ना। चाय पीजिए, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।